हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फेस्टिवल अभी अभी रिसेंटली हमारा एक फेस्टिवल निकला है, होली। और होली के बाद फिर से हम लोगों का स्टडी कंटिन्यू होना चाहिए, है ना। देखिए, हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, न्यू टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। क्या है वो न्यू टॉपिक? तो हम लोग का न्यू टॉपिक है रेस्पिरेशन। हम लोग का न्यू टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्वसन और रेस्पिरेशन? कुछ नहीं है, हम लोग सांस लेते हैं। मैं अभी भी बोल रही हूँ, हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग किसी चीज़ के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अपने बारे में पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी का मतलब होता है किसी दूसरे स्थान के बारे में नहीं पढ़ना, हम लोगों को अपने बारे में पढ़ना, और अपने बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। आज हम लोग अपने बारे में क्या पढ़ रहे हैं? हमने पढ़ा था हम लोग क्या क्या खाते हैं, है ना। खाने में क्या क्या चीज़ें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था ये सब चीज़ें खाना तो खाते हैं हम लोग, उसका खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में कैसे उसका डाइजेशन होता है ना। हम लोग इतने बड़े बड़े टुकड़े खाते हैं, कैसे जाकर हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में उसको एनर्जी मिलती है, हमने वो पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि हमारा ब्लड है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं, है ना। कौन कौन सी चीज़ क्या क्या काम करती है, कितने तरीके से, मतलब कितनी अच्छे तरीके से हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है हमारे लिए, है ना। अब ऐसे ही एक और फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सांस लेना, है ना। ब्रीथिंग करते हैं ना हम लोग, सांस लेते हैं, वही चीज़ पढ़नी है बस। कुछ नहीं है, सांस ली, इनहेल, छोड़ दी, एक्सेल, इतना सा हमें पढ़ना है बस। ये इतने से ही पढ़ने में बीच बीच में जो जो चीज़ें आती हैं कि एयर हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, उस एयर का होता क्या बॉडी के अंदर जाकर भाई, है ना। कहाँ जाती है बॉडी के अंदर, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, कौन से ऑर्गन्स के अंदर जाकर हमारी एयर जाती है। ऐसा तो है नहीं कि सांस ली और हवा हमारी बॉडी में भर गई। ऐसा होता तो हम एकदम से फूल जाते, एकदम से पतले हो जाते, है ना। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो इस पे काम कर रहा है। वो ऑर्गन कौन सा है? जैसे हमारा हार्ट था, हमारे ब्लड पे काम करता था, है ना। ऐसे ही रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन काम करता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गन है तो भाई किस तरीके से काम करता है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। रेस्पिरेशन क्या है? ये एक वर्ड नहीं है रेस्पिरेशन, ये है एक सिस्टम। ये क्या है? एक सिस्टम है, पूरा तंत्र है। किस चीज का तंत्र है भाई? रेस्पिरेटरी तंत्र है। कौन सा तंत्र है? ये है हमारा रेस्पिरेटरी तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। अब आपने बोला मैम अभी आपने लिखा रेस्पिरेशन, सिर्फ श्वसन, अब आप लिख रहे हो रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा सिस्टम बना दिया। अभी मैं रेस्पिरेशन की बात कर रही थी तो एक ऑर्गन की बात कर रही थी, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम है तो सिस्टम में तो भाई बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, है ना। सिस्टम में तो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। अब वो बहुत सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं? सिस्टम है तो कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे यहाँ पर काम करेंगे? तो देखो, अगर सिस्टम है तो क्या काम करेगा? पहला ऑर्गन नोज, सांस तो हम नाक से ले रहे हैं भाई, है ना। तो पहला ऑर्गन क्या है जो हमारा काम करेगा? वो है नोज। ठीक, दूसरा ऑर्गन नोज के बाद हमारा विंड पाइप, हमारा विंड पाइप जिसको बोलते हैं श्वास नली, जिसको बोलते हैं श्वास नली, विंड पाइप। ठीक है, क्योंकि हमारी नाक से हवा हमारे विंड पाइप, सांस वाली जो नली है उसमें जाती है। ठीक, सांस वाली नली के बाद ये हवा कहाँ जा रही है जो हम ले रहे हैं नाक से? ये जाती है लंग्स में, ये जाती है लंग्स में, जिसको बोला जाता है फेफड़े, जिसको बोला जाता है फेफड़े। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है भाई? फेफड़े। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो क्या है भाई? ये है हमारा ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? मेन ऑर्गन। ये है हमारा मेन ऑर्गन। यानी कि हमें आज किसके बारे में पढ़ना है? लंग्स के बारे में पढ़ना है। लंग्स तक आने से पहले लेकिन हमें थोड़ा सा नोज और विंड पाइप के बारे में भी जानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जरूरी है। अब क्या रेस्पिरेटरी सीधा नोज से स्टार्ट कर देंगे? क्यों भाई, रेस्पिरेटरी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो सीधा नोज से स्टार्ट कर देंगे, है?
ऐसा होता है क्या कि सीधा नोज से स्टार्ट कर दिया? अब नोज में भी कौन आता है? एयर। ये एयर है जो पहले नोज पे जाती है, नोज के बाद फिर विंड पाइप में जाएगी, विंड पाइप के थ्रू फिर लंग्स में जाएगी, लंग्स से भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है जो फाइनली हो जाता है लंग्स के अंदर कि CO2 आउट हो जाती है, O2 इन होती है। तो O2 इन होने के बाद वो कहाँ जाती है भाई, है ना? O2 इन होने के बाद वो कहाँ जाएगी? O2 इन होने के बाद फिर वो ब्लड में जाएगी। क्या होता है फिर भाई? लंग्स के बाद भी कोई प्रोसेस है? बिल्कुल है, ब्लड के पास जाती है ना? ब्लड के पास जाएगी तो उसके बाद ब्लड से कहाँ जाएगा? ब्लड हीमोग्लोबिन के अंदर मिल जाता है O2, है ना? CO2 तो आउट हो गया, O2 रह गया। O2 जो होता है वो ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में मिलने के बाद ये कहाँ जाते हैं? सेल के पास जाती है ना? सेल के पास जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया से फिर से वहां पर क्या बनती है? एनर्जी बनती है। आई है ना? यही काम हम लोगों को पूरी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ना है। बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। हमें बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक देखो मैंने लिखा, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले नोज, ठीक, इस नोज के बाद हमारा जाएगा विंड पाइप, विंड पाइप जिसको बुलाता है श्वास नली, जिसको बोला जाता है क्या? श्वास नली। ठीक, इसी विंड पाइप को किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल जाना जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या बोला जाता है इसी को? ट्रैकिया। साइंस में मैंने बोला था ना, साइंस की टर्म्स अलग होती है, हम नॉर्मली क्या बोल रहे हैं? विंड पाइप, श्वास नली। साइंस की लैंग्वेज में उसको बोला जाता है ट्रैकिया। ठीक, इसके बाद ट्रैकिया के बाद कहाँ जाता है? ट्रैकिया के बाद अगर आप देखोगे तो यहीं पर आपको एक छोटा सा हम ड्रॉ भी कर देते हैं। ये है हमारा क्या? ट्रैकिया। ये है हमारी श्वास नली, ये क्या है? ट्रैकिया। ठीक, ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा? लंग्स, यानी कि फेफड़े। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, है ना? फेफड़े के बाद ब्लड, फेफड़े के बाद कहाँ जाता है? जो पूरा प्रोसेस होता है लंग्स में होता है, CO2 आउट होकर O2 इन आ जाती है, O2 इन होती है तो ब्लड के पास चली जाती है, ब्लड में किसके बाद? HB, HB यानी कि हीमोग्लोबिन, HB यानी कि हीमोग्लोबिन। लंग्स देखो, ये एक रफली डायग्राम है किसका? लंग्स का। ये एक रफली डायग्राम है लंग्स का। ठीक है, लंग्स में जाती है, ये ट्रैकिया है, ये क्या है? हमारी ट्रैकिया, जो मैंने यहाँ पर बनाई थी, जो मैंने यहाँ पर बनाई थी ये वो है। यहाँ से फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, लेफ्ट लंग और राइट वाले लंग्स में। इसके बाद फिर ब्लड में गई, ब्लड में हीमोग्लोबिन के पास, हीमोग्लोबिन से फिर ये सेल के पास, हीमोग्लोबिन के बाद फिर ये कहाँ गई? सेल के पास गई। ठीक है, अब सेल के पास जाकर इसका होता क्या है? देखो, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर सेल के पास जाकर फिर वहां पर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर वही ATP बनती है ना? ATP की फॉर्म में क्या बनती है? एनर्जी बनती है। ATP की फॉर्म में क्या बनी भाई? एनर्जी बनी। सेल्स के पास गया, सेल्स ने क्या काम किया? एनर्जी बनाई ATP की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर आपको, ये मैंने दोबारा आपको जो लिखवाया है, मैंने क्यों लिखवाया है? मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी है। नोज से लेकर ब्लड तक, है ना? नोज से लेकर ब्लड तक, या ब्लड तक भी ना लो आप, लंग्स तक ले लो, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
यानी कि बाह्य श्वसन। लंग नोज से लेकर लंग्स तक जो होता है वो होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब अगर ये एक्सटर्नल है तो ब्लड से सेल के पास जा रहा है, ब्लड से सेल के पास जा रहा है, तो ये क्या है, ये है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यहाँ पर नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तो लंग्स में होता है। आप सीधा ये ले लीजिए, ये वाला जो होता है ब्लड से सेल के पास और सेल के पास एटीपी, यहाँ ये होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, ये होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि आंतरिक श्वसन, ये होता है आपका आंतरिक श्वसन। ठीक है, अब कैसे, क्यों भाई, लंग्स में क्या होता है, लंग्स में होता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है जिसके अंदर CO2 क्या होती है, आउट हो जाती है, और O2 को क्या होती है, इन हो जाती है ना। देखो मैंने सांस ली, हम लोग सांस ले रहे हैं, हमने सांस ली, ठीक, अब मेरे नाक के थ्रू जो हवा अंदर गई है, सांस में सिर्फ ऑक्सीजन अंदर नहीं गई है, पूरी हवा अंदर गई, उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो भी हमारे एनवायरनमेंट में सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर जाता है ना, ब्रीथ इन करते हैं जब हम लोग, ठीक है, तो नोज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ इन और आउट, ब्रीथ इन और आउट, ये दोनों नाक के थ्रू होती है ना, सब ऑब्वियसली इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मेन चीज क्या है, जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जो हवा हमारी बॉडी के अंदर गई विंड पाइप के थ्रू होते हुए लंग्स में, उस हवा के अंदर O2 ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाता है, और जो CO2 का अमाउंट होता है वो जब हम सांस छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो वो सीधा सीधा यहीं से ही आउट हो जाती है, ये ब्लड के पास से आगे नहीं जाती है, CO2 जो है वो ब्लड से आगे नहीं जाता है, O2 जो है वो ब्लड के थ्रू हीमोग्लोबिन में बन जाता है। तो अब आपको ये बात याद रखने की जरूरत है, जो ऑक्सीजन है हमने पहले भी पढ़ा था, हमारी बॉडी के अंदर जो O2 है वो किस फॉर्म में होती है, हीमोक्सीग्लोबिन, है ना, हीमोक्सीग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ अगर हम ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाता है, हमने पहले भी पढ़ा था, वो बन जाता है HbO2, है ना, ये पड़ जाता है HbO2। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना वो इस फॉर्म में होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन घूम रही है वो किसके थ्रू घूम रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था CO2, दूसरा हमने पढ़ा था CO2, तो HbCO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये क्या हुआ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बट यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर जो HbCO2 है ना, ये बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ HbCO2 की फॉर्म में नहीं घूमती है, HbCO2 फॉर्म में तो कुछ ही ये जो हो गया ना HbCO2, ये पूरी तरीके से नहीं होती है, हमारी बॉडी के अंदर 70% CO2 जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट, वो होता है बाइकार्बोनेट, ठीक है, वो होता है आपका बाइकार्बोनेट, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से मैं बता रही हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होता है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि HbCO2 की फॉर्म में नहीं होता है, होता है, HbCO2 की फॉर्म में भी होता है, लेकिन ये कम होता है ना, 70% कार्बन जो होता है ना वो हमारी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि कार्बन HbCO2 के फॉर्म में होता है लेकिन सिर्फ इसकी फॉर्म में नहीं होता है, ज्यादातर जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो किस फॉर्म में होती है, बाइकार्बोनेट के रूप में होती है, ठीक है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है 70%, 70% का मतलब हो गया ना आधे से ज्यादा,
है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्ट हुआ ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिली यहाँ पर, ठीक है, तो क्या बन गया HbO2, क्या बन गया HbO2। अभी ये सेल के पास आती है ना, अभी किसके पास आती है, सेल के पास, क्योंकि बॉडी के अंदर सेल है हमारी, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसके पास प्योर ब्लड जाता है। हमारे बॉडी के अंदर और क्या चीज़ है, ग्लूकोज है, हमारी बॉडी के अंदर और क्या चीज़ है भाई, ग्लूकोज है ना, C6H12O6, ये क्या है, ये है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, ये क्या है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो C6H12O6 यही होता है। जब इससे ऑक्सीजन मिलेगी, जब ये वाला ब्लड ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज के पास आएगा तो क्या होगा, तो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इस ग्लूकोज का, तो ब्रेक डाउन होगा, है ना, क्या क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक, प्लस और क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं बहुत सारे, पानी वाटर H2O बनेगा, और उसके अलावा क्या बनते हैं, ATP की फॉर्म में एनर्जी बनती है, ATP की फॉर्म में क्या बनती है, एनर्जी बनती है, ATP की फॉर्म में क्या बनती है, एनर्जी बनती है ना। तो देखो ये वाला जो एरिया है इसके अंदर कौन सा वाला रेस्पिरेशन हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, कौन सा हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन। लेकिन लंग्स तक कौन सा वाला रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। क्यों, क्योंकि बाहर से एयर गई और सीधा लंग्स में चली गई, लंग्स में जाकर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का, CO2 आउट हो जाती है और O2 इन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसी O2 इन हुई, ब्लड के साथ मिली, ब्लड के साथ वो सेल्स के पास गई, सेल्स ने एनर्जी बनाई, और जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है उसके साथ ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीडेशन हो गया, जिसकी वजह से CO2 बनता है, H2O बनता है और ATP की फॉर्म में एनर्जी बनती है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले की क्लासेस में भी, है ना। तो इसीलिए 3 पार्ट होते हैं इसके, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, कौन सा वाला होता है, जो सेल्स में होता है, जो ATP की फॉर्म में एनर्जी बनाती है, वो कौन सा होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। लंग्स तक जो एयर हमारी जा रही है वो है एक्सटर्नल, और लंग्स के अंदर ही क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहाँ पर होते हैं, नोज में होते हैं, विंड पाइप में होते हैं, ब्लड में होते हैं, या फिर लंग्स में होते हैं। तो याद रखना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हमारे जो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वहीं पर ही होता है। क्लियर है, चलिए अब देखो कुछ टर्म्स हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, एक हो गया प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, या इसको रहने दो, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हटा देते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पर ही रहते हैं, है ना। अब देखो रेस्पिरेशन में हमें क्या पढ़ना है, ये है एक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा, जिसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले नोज, नोज से होते हुए जो हवा है वो फेरिंग्स में आती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो फेरिंग्स है, ये जो फेरिंग्स हैं, ये किससे जुड़ा हुआ होता है, एक तो नोजल कैविटी, जो नाक वाली कैविटी होती है, नोजल कैविटी होती है वो, और माउथ कैविटी जो होती है, बकल कैविटी जिसको बोला जाता है, ये दोनों जुड़ी हुई होती हैं, दोनों के रास्ते जहां पर मिलते हैं उसी को बोला जाता है फेरिंग्स। यहाँ पर देखो फेरिंग्स क्या है, ये रहा, ये वाला जो हिस्सा है ना ये फेरिंग्स है, ये देखो नोज वाला हिस्सा ये रहा, और मुंह से खाने वाला हिस्सा ये रहा, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये है आपका फेरिंग्स, ये है आपका फेरिंग्स। नोजल कैविटी और माउथ कैविटी दोनों जहाँ पर मिलते हैं, दोनों के रास्ते जहाँ पर मिलते हैं वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स से होते हुए हवा जो होती है वो लैरिंग्स पर आती है, वो क्या आती है, लैरिंग्स पर। लैरिंग्स क्या होता है, तो आपने सुना होगा एक हमारी बॉडी के अंदर होता है वॉइस बॉक्स, जहाँ से वॉइस बनती है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, वॉइस कैसे, आवाज बन कैसे रही है ना। तो हमारे लैरिंग्स वाला हिस्सा होता है, फेरिंग्स के जस्ट बाद में लैरिंग्स हिस्सा पड़ता है, उसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जहाँ पे हमारी आवाज बनती है, जहाँ पर क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनसे वाइब्रेट होकर हमारी वॉइस बनती है, आवाज बनती है। लैरिंग से होते हुए फिर आती है हमारी ट्रैकिया,
ये वाला जो पार्ट है, इस तरीके से जो रिंग्स बनी हुई है ना, ये क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे आकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं वो पेयर में होते हैं, दो पेयर में, है ना। इधर वाला क्या है, ये राइट लंग्स है और ये क्या है, लेफ्ट लंग है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि लंग्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं। चलिए, यहाँ तो मैंने आपको इस तरीके से डायग्राम बताया। अब हम थोड़ा सा डायग्राम देखो, ये क्या है, हमारी नोजल। थोड़ा से कैसा डायग्राम, इस तरीके से ले लेते हैं। ये है पूरा ह्यूमन हेड, उसको छोड़ देते हैं, अब मेन चीज पर फोकस करते हैं, ठीक है। देखो, एक रफली डायग्राम है। ये है हमारा नोज वाला हिस्सा, ये है हमारी नोज, ठीक। इस नोज से अंदर गए, ये वाला जो हिस्सा है जहां पर नोज है ना, जहां पर ये नोज और ये दोनों चीजें क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, इसको बोला जाता है फेरिंग्स। इसी को बोला जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे की तरफ यहाँ पर बना होता है एक बॉक्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आप यहाँ से हम, ये है हमारा माउथ, यहाँ से हमने खाना खाया। अब यहाँ पर जो खाना खाया, यहाँ पर आपको दो पाइप्स दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आपको दो पाइप्स दिखाई दे रहे होंगे। एक पे मैंने अभी अभी रिंग बनाई है, एक वो वाला पार्ट है, और एक इससे आगे वाला पार्ट है। एक पे अभी अभी मैंने जो रिंग बनाई है, ये वाला पार्ट है आपका ट्रैकिया, ये वाला पार्ट है आपका ट्रैकिया, यानी कि ये है आपका श्वास नली, ठीक। ये है आपका श्वास नली। इसके बराबर वाला जो पार्ट है, ये है आपका फूड पाइप, ये है आपका फूड पाइप, जिसको क्या बोला था, एसोफेगस, है ना, जिससे खाना जाता है। अब खाना खाया, माउथ वाला हिस्सा और नोज वाला, दोनों हिस्से कहाँ पर मिले, फेरिंग्स में, मैंने अभी बताया था। खाना जो है वो हमारा इस वाले पाइप में जाता है, ये क्या है, फूड पाइप, ठीक। और जो नाक से हम लोग ब्रीथिंग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो इस वाले पार्ट में जाता है।
है ना। अब आप सोचोगे कि मैम ऐसा क्या फंक्शन है कि खाना हमारा इसी पाइप में जा रहा है और जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो ट्रैकिया में जा रही है। मैंने आपको डाइजेशन में भी पढ़ाया था कि इन दोनों ही पाइप के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, ढक्कन से लगे हुए होते हैं। इन दोनों ही पाइप के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, ढक्कन लगे हुए होते हैं, है ना। इन ढक्कन को क्या बोला जाता है, जिससे हमारा जो खाना होता है वो विंड पाइप में ना जाकर वो कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में जाता है ना। देखो दोनों पाइप इस वक्त ओपन है। अब आप खाना खाओगे तो खाना इसी पाइप में क्यों जाता है, तो जैसे ही हम लोग खाने को निगलते हैं ना, जैसे ही हम खाने को निगलते हैं, देखो इसके ऊपर ये जो ढक्कन लगा हुआ है इसको बोला जाता है ग्लॉटिस, इसको बोला जाता है ग्लॉटिस, ठीक है ये। और ये वाला जो ढक्कन है इस तरीके से जो ऊपर को उठा हुआ मैंने ये बनाया है, इसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। इनको इन्हीं नाम से आप लोग याद रखिएगा, तभी आप लोग अपने दिमाग में रख पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे ना मैम एपिग्लॉटिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप वहीं तक रह जाएंगे, इसको सिर्फ हिंदी हिंदी के करते करते रह जाएंगे और एग्जाम कब आकर निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। एपिग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस ही बोलेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी की जो टर्म्स है, जिस टर्म्स में मैं पढ़ा रही हूँ, आप उसी टर्म को अगर माइंड में रखेंगे और उसी टर्म्स से पढ़ेंगे ना, तो वो बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट होगा उनके लिए जो ये कहते हैं कि हिंदी में और हिंदी में लिखिए और आप इंग्लिश में ज़्यादा लिखते हैं। मैं वही टर्म्स ज़्यादा लिख रही हूँ जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, यही टर्म्स आपकी हिंदी में लिखी जाती है। एपिग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस ही लिखा जाएगा, लो एपिग्लॉटिस। अब इसको क्या कहेंगे, है ना। तो ये क्या है, ढक्कन। जैसे ही हम खाने को निगलते हैं ये ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है, ट्रैकिया के ऊपर आ जाता है और खाना हमारा फूड पाइप में चला जाता है, ठीक है। तो ये आ गया श्वास नली, ट्रैकिया। ट्रैकिया से अब देखो, ट्रैकिया के ऊपर आपने ये देखा है, आप लोग ये देख रहे हैं, मैं एक ट्रैकिया ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बार बार इस तरीके से एक शेप बना रही हूँ, छल्ले से बनाया मैंने इसके कॉर्नर्स पर, है ना। तो ये जो ट्रैकिया होती है ना, इसके कॉर्नर पर ये जो छल्ले से हैं, ये किस शेप में होते हैं, ये सी शेप में होते हैं, याद रखना। ये किस शेप में होते हैं, सी शेप में। ये वाले छल्ले आपको फूड पाइप में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ ट्रैकिया में मिलेंगे और ये सी शेप होते हैं। सी शेप का मतलब होता है, एक तो हो गया ये पूरा सर्कल और इसके अंदर पाइप है ना। ऐसे नहीं, ऐसे वाला छल्ला नहीं, ये जो छल्ले हैं सिर्फ आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं है। ये जो छल्ले हैं ना सिर्फ आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं है। अगर पीछे की तरफ होते तो मैं ऐसे मिला देती, बट ये पीछे की तरफ नहीं है, ये सिर्फ आगे की ही तरफ है, ये सिर्फ आगे की तरफ है, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग घड़ी पहनते हैं या कुछ भी चीज़ है, ब्रेसलेट पहनते हैं, है ना, मैंने कलावा पहना हुआ है, तो ये पूरी तरफ है, चारों तरफ है, राउंड है, ये सी शेप में नहीं है। लेकिन अगर ये पीछे की तरफ ना हो, सिर्फ आगे आगे की तरफ हो, तो इसको बोला जाता है सी शेप, ठीक है ना। ये क्या है, सी शेप में। अब पहली चीज ट्रैकिया की, क्योंकि अब हम ट्रैकिया देखो अभी हम ट्रैकिया के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ट्रैकिया पर आ गए, ठीक है ना। नोज से क्या होता है, जब हम नोज की बात कर रहे थे, जब हम लोग नोज की बात कर रहे थे तो अभी नोज के बारे में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर ट्रैकिया के बारे में एक ही चीज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ट्रैकिया के बारे में सबसे पहली चीज तो सी शेप की, इसकी ये जो शेप होती है सी शेप में होती है। जो रिंग्स बने हुए ना सी शेप के होते हैं, प्रॉपर राउंड नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये किस चीज की बनी होती है, तो ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है। किस चीज की बनी होती है, तो ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है। ये किस चीज की बनी होती है, कार्टिलेज की बनी हुई है। कार्टिलेज वो होते हैं, जैसे आपका ये कान वाला ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम मरोड़ सकते हैं, है ना। ये हड्डी का बना हुआ नहीं होता, ना तो ये हड्डी का है ना ये मसल्स का है ना। ये किस चीज का है, कार्टिलेज का, वो पास्थी का है ना। सॉफ्ट हड्डियां जो होती है जिनको पकड़ के अरोड़ मरोड़ सकते हैं हम, या कर देते हैं इस तरीके से, है ना। तो उसको क्या बुलाता है, कार्टिलेज बुलाता है। अब कार्टिलेज में भी आपसे नाम पूछा जा सकता है कि कौन सी कार्टिलेज है, तो याद रखना हेलिन करके कार्टिलेज का नाम आएगा, जिससे हमारी ट्रैकिया बनी हुई होती है। ट्रैकिया हमारी किस कार्टिलेज की बनी हुई होती है, तो याद रखना हेलिन कार्टिलेज नाम की उपास्थि होती है। कार्टिलेज को उपास्थि बोलते हैं, हेलिन नाम की होती है, ठीक है।
सी शेप में होती है। आपको ट्रैकिया के बारे में बस इतना ही याद रखना है। ट्रैकिया के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। और इस ग्लॉटिस के ऊपर ऐसे खुला हुआ ढक्कन होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम निगलते हैं तो ढक्कन बंद हो जाता है, खाना फूड पाइप में चला जाता है, ठीक। हाँ, तो ये सी शेप है। और कार्टिलेज, कौन सी कार्टिलेज? हेलिन करके कार्टिलेज होते हैं, हेलिन या हेलाइन। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग, कोई भी कैसे भी इसको पढ़ सकता है ना, बट आप याद रखना हेलिन करके एक ही कार्टिलेज होगी, वो कौन सी होगी? आपकी ट्रैकिया के अंदर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब हमने पढ़ा ट्रैकिया के बारे में, ठीक। ट्रैकिया से थोड़ा सा पहले, बाद में हम लोग आगे तब जाएंगे, पहले ट्रैकिया से पहले हम लोग किस चीज के बारे में इसको खत्म करते हैं यहीं पर ही, नोज को और पढ़ के, इसको नोज के बारे में पढ़ के, ठीक है। अब आप बोलोगे जी नोज के बारे में क्या पढ़ना है? नोज तो पता ही है, सांस अंदर लेने का काम करती है, सांस बाहर छोड़ने का काम करती है। नोज में क्या पढ़ना है? तो नोज में ज्यादा कुछ नहीं है, पर हाँ थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए नोज के बारे में। हमारे नोज के कितने पार्ट होते हैं? तो याद रखना 3 पार्ट होते हैं। हमारे नोज के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला वेस्टिबुल, ठीक। दूसरा होता है ओल फैक्ट्री, दूसरा होता है ऑल फैक्ट्री, ठीक। और तीसरा होता है रेस्पिरेशन रीजन या रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे नोज के, है ना। अब आप बोलोगे मैम ये नोज के 3 पार्ट कैसे हो गए? तो देखो, एक छोटा सा नोज इस तरीके से होता है ना, ये क्या है? नोज हमारा। इसमें कोई डायग्राम होगा नोज का तो मैं बताती हूँ उससे। ये रहा, यहाँ पर आते हैं, देखो वेस्टिबुल क्या है? ये हमारा एक नोज का डायग्राम है, ये है हमारा वेस्टिबुल। वेस्टिबुल क्या है? इसके अंदर आते हैं हमारे नोजल हेयर, इसके अंदर क्या आते हैं? हमारे नोजल हेयर होते हैं। तो जो भी हमारी एयर होती है, जो भी हमारी एयर होती है, एयर इन सबसे पहले इसी वाले एरिया में जाती है ना। सांस लेते हैं तो सबसे पहले वाला जो एरिया है वेस्टिबुल, वो यहीं से होता हुआ एयर अंदर जाती है। ये काम क्या करते हैं नोजल हेयर्स? तो याद रखना एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, फिल्टर ऑफ एयर, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। मतलब ये है कि हवा के थ्रू कोई बड़े पार्टिकल्स अगर हमारी नाक के थ्रू अंदर आने की कोशिश करेंगे तो जो नोजल हेयर्स होते हैं ना, वो उनको वहीं पर रोक देते हैं। जो नोजल एयर्स होते हैं ना, वो बड़े पार्टिकल्स को रोक देते हैं। तो हमारे नाक के थ्रू जो हवा हमारे अंदर जा रही है, वो प्रॉपर एज इट इज नहीं जाती जैसी इन्वायरमेंट में है। इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर तक नहीं जा सकते, रुक जाते हैं। कौन रोक देता है? नोजल हेयर्स उनको रोक देते हैं, ठीक है। तो ये काम करते हैं, क्या करते हैं? फिल्टर ऑफ एयर का काम करते हैं वेस्टिबुल, जहाँ पर हमारे नोजल हेयर्स होते हैं, ठीक। ओला फैक्ट्री रीजन क्या होता है? ओला फैक्ट्री रीजन होता है, ये हमारा माइंड से जुड़ा हुआ होता है ना, कनेक्टेड टू माइंड। क्या काम करता है? तो स्मेल, कौन सी स्मेल अच्छी है, कौन सी स्मेल बुरी है, नाक का कौन सा वाला हिस्सा काम करता है? तो याद रखना ओला फैक्ट्री, ये वाला जो हिस्सा है ऊपर की तरफ होता है, किससे कनेक्टेड होता है? माइंड से कनेक्टेड होता है ना। तो कैसी स्मेल है, स्मेल अच्छी है बुरी है, ये कौन सा वाला हिस्सा बताता है? तो याद रखना वो यही वाला हिस्सा बताता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेस्पिरेटरी रीजन, उसके बाद आता है आपका रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर क्या होता है? जो भी हम सांस ले रहे हैं ना, वो एयर वार्म, यहाँ पर क्या हो जाती है? एयर वार्म हो जाती है, यानी कि हल्की सी वायु गर्म हो जाती है। यहाँ पर जो एयर है वो वायु क्या हो जाती है? हल्की सी गर्म हो जाती है। रेस्पिरेटरी रीजन, यहाँ से उसके बाद जो हवा है वो हमारी ट्रैकिया से होते हुए कहाँ चली जाती है? हमारे लंग्स में चली जाती है। क्लियर है? कहाँ चली जाती है? हमारे लंग्स में चली जाती है। अब देखो, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। एयर आई यहाँ से होती हुई यहाँ पर, ठीक। यहाँ से आते हुए ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गई।
ट्रैकिया क्या हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो ये जो ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, तो यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद इसका कुछ नाम होगा। अब हम ट्रैकिया को छोड़कर पहले लंग्स की बात करते हैं, क्योंकि अब ट्रैकिया खत्म हो गया, ट्रैकिया से जो हवा थी वो लंग्स तक आ गई है ना। तो अब हम बात करेंगे लंग्स की। अब हम बात करेंगे किसकी, लंग्स की। ठीक है, तो अब हमारा एक टॉपिक तो चल ही रहा है, ऑर्गन शुरू हो गया लंग्स। ऑर्गन क्या शुरू हो गया हमारा भाई, लंग्स। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा लंग्स के बारे में। अभी तक हमने नोज के बारे में पढ़ा, ट्रैकिया के बारे में पढ़ा, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन वो हमने जाना। अब हम जब हमारे मेन ऑर्गन के पास आए हैं, वो कौन सा है, लंग्स। ठीक, तो अब देखो लंग्स के बारे में, जब हम लोग हार्ट पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि लंग्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। लंग्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है पल्मन। क्या बोला जाता है, पल्मन। क्या बोला जाता है, पल्मन। पल्मन करके बोला जाता है। अगर लंग्स को पल्मन बोला जाता है तो इसकी स्टडी को क्या बोला जाएगा, इसकी स्टडी को क्या बोला जाएगा, पल्मनोलॉजी। इसकी स्टडी को क्या बोला जाएगा, पल्मनोलॉजी। ठीक है, इसकी स्टडी को क्या बोला जाएगा, पल्मनोलॉजी। लंग्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में पल्म बोला जाता है, और ओजी का मतलब हो गया स्टडी, तो इसकी स्टडी को क्या बोला गया, पल्मनोलॉजी। ठीक, अब इसका कलर कैसा होता है, तो याद रखना इसका कलर होता है पिंकिश। इसका कलर कैसा होता है, तो पिंकिश कलर होता है, गुलाबी सा कलर होता है इसका। ठीक, दूसरा, यहाँ पर अभी यही चीज याद रखते हैं, इसकी स्टडी और इसका कलर। मेन चीज क्या है, देखो इसकी मेन चीज क्या है, इसकी मेन चीज है जो हमें ध्यान रखने वाली है, वो है भाई क्या, इसकी आउटर लेयर और इसकी मैंने 2 लेयर्स बनाई है। एक लेयर तो है, एक लेयर तो है, देखो रेड कलर लेते हैं लिखने के लिए, है ना। मैंने इसकी 2 लेयर बनाई है। सबसे पहले तो इस लंग्स की मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, इसकी मेम्ब्रेन होती है, इसकी झिल्ली होती है ना। इसकी झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो याद रखना प्लूरा। इसकी झिल्ली को बोला जाता है प्लूरा झिल्ली। इसकी झिल्ली को क्या बोला जाता है, प्लूरा झिल्ली, यानी कि लंग्स को कवर कर रही है एक झिल्ली। उस झिल्ली को क्या बोला जाएगा, उस झिल्ली को बोला जाएगा प्लूरा झिल्ली। उस झिल्ली को क्या बोला जाएगा, प्लूरा झिल्ली। अब मैंने यहाँ पर 2 लेयर बनाई है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है, ये जो प्लूरा मैंने लिखा है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लिखकर, प्लूरा। स्पेलिंग बार बार एरर हो रही है, PLEURA, प्लूरा ये होती है स्पेलिंग, है ना। ये है आपकी प्लूरा। ये झिल्ली है किसकी, तो ये झिल्ली है आपकी लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है। लंग्स के चारों तरफ बनाई है ना मैंने, तो ये क्या है, प्लूरा झिल्ली। ये जो मैंने 2 लेयर्स में बनाई है ना, ये क्या है, इसकी मेम्ब्रेन है। ये क्या है, इसकी मेम्ब्रेन है। अब मैं बात कर रही हूँ इसकी मेम्ब्रेन की। ठीक, अब आप बोलोगे जी इसकी जो मेम्ब्रेन है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से 2 पार्ट में, क्योंकि मैंने 2 पार्ट बनाए हैं मेम्ब्रेन के, है ना। ये 2 पार्ट है, तो पहला पार्ट होता है इसका पेराइटल।
पहला पार्ट होता है इसका पैराइटल, पहला पार्ट होता है इसका पैराइटल, ठीक, पैरिएटल बोलते हैं वैसे इसको। पैराइटल, पैरिएटल या फिर पैराइटल, TEL, ये TEL है पैराइटल, ठीक। कौन सा वाला होता है, तो याद रखना ये होता है आपका बाहरी, ये होता है आपका बाहरी यानी कि आउटर लेयर, यानी कि ये जो आपकी येलो कलर वाली है ना, ये जो येलो कलर से मैंने बनाई है, येलो कलर से बनाई है, तो मैं येलो कलर से लिख देती हूँ। ये जो येलो कलर से बनाई है ये है आपका पैरिएटल प्लूरा, ये क्या है आपका पैरिएटल प्लूरा, ठीक है, पैरिएटल लेयर, ये आउटर है बाहर वाली, ठीक। दूसरी कौन सी, एक और है जो अंदर वाली है, इनर वाली है ना, उसको क्या बोलेंगे, विसरल, उसको बोला जाएगा विसरल, इसको बोला जाता है इनर, इनर लेयर, विसरल। ये क्या है आपकी जो अंदर है ब्लू वाली जो है ना, ये जो ब्लू वाली है जो अंदर से आ रही है, इसको बोला जाएगा, यही है आपका विसरल यानी कि इनर लेयर, यही कौन सी है आपकी विसरल है, इनर लेयर है, क्लियर है। तो याद रखना इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको बोला जाता है प्लूरा, लेकिन ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, दो पार्ट्स बोल दो या फिर डबल झिल्ली बोल दो, एक मेम्ब्रेन है लेकिन इसके अंदर दो लेयर होती हैं, है ना, जैसे हमने माइंड में पढ़ा था मेनिंजिस, जिसके दो तीन पार्ट्स हमने पढ़े थे, है ना, वैसे ही प्लूरा होती है, दो पार्ट्स इसके होते हैं, एक होता है आउटर, एक होता है इनर, ठीक, आउटर और इनर। अब आउटर और इनर के बाद इनके बीच में ना एक लिक्विड भरा हुआ होता है, इसके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है भाई, जहां मैं पिंक पिंक डॉट लगा रही हूँ ये क्या है, इन दोनों लेयर्स के बीच में भरा हुआ लिक्विड, इन दोनों के बीच में भरा हुआ लिक्विड है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भरे हुए इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, इनके बीच में जो ये लिक्विड होता है ना, फ्लूइड होता है, इस लिक्विड को भी कुछ कहा जाता है, इसको बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड है तो कैसा है, ये तरल पार्ट होगा, फ्लूइड है तो यानी कि ये क्या है, एक प्लूरा तरल द्रव, तरल प्लूरा फ्लूइड, फ्लूइड यानी कि जो तरल फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी तक हमने क्या पढ़ा इस वाले बोर्ड पर, इस वाले बोर्ड पर हमने जो चीज़ें हमने करी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो इसको देखते हैं कौन कौन सी चीज़। सबसे पहला कि ये वाला हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा है, ये है हमारा ट्रैकिया का हिस्सा, सी शेप में होते हैं, कार्टिलेज हाइनिक हाइलाइन कार्टिलेज होता है जो ट्रैकिया बना हुआ होता है जिससे, ठीक है, सी शेप के इसके रिंग्स होते हैं ट्रैकिया के। दूसरा है हमारा जो ट्रैकिया के ऊपर ये जो लैरिंग्स, मैंने यहाँ पे लैरिंग्स आपको बताया नहीं, ये वाला जो बॉक्स है देखो, ये वाला जो बॉक्स है यही होता है आपका लैरिंग्स, यही बॉक्स क्या होता है आपका लैरिंग्स, यही होता है आपका लैरिंग्स, जहाँ पर वोकल कोड्स होते हैं, जहाँ पर हमारी वॉइस बनती है। उसके बाद आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और जैसे ही दो पार्ट में डिवाइड हो गया उसके बाद हमारे लंग्स स्टार्ट हो गए, है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड होके ये वाला जो लंग्स है ये है हमारा राइट वाला फेफड़ा, और ये है हमारा लेफ्ट वाला फेफड़ा, ये है हमारा लेफ्ट वाला फेफड़ा, ठीक। अब लंग्स को लंग्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी लंग्स की स्टडी को बोला जाता है। इसके कलर कैसा होता है, पिंकिश गुलाबी कलर होता है,
पिंकिश यानी कि गुलाबी कलर होता है। इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? प्लूरा मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? प्लूरा मेम्ब्रेन बोला जाता है। और ये प्लूरा मेम्ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक आउटर लेयर होती है इसकी, एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर को पैरिएटल बोला जाता है और इनर लेयर को विसरल बोला जाता है। इन दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। ये क्या करता है? तो ऑब्वियसली मेम्ब्रेन है तो ये लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं भाई? देखो कैसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है ना, और वो लंग्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो यही मेम्ब्रेन होती है जो इस लंग्स को इन चीज़ों से बचाती है ना, इन्हीं चीज़ों से बचाती है। ऐसे ही हमें कहीं, जैसे कहीं धक्का लगा, कहीं कुछ ऐसा हुआ, तो सीधा अगर हमारे यहाँ पर कोई धक्का लगता है ना, एक चीज़ और याद रखना, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा पूरा, जहाँ पर हमारे लंग्स होते हैं, ये जो पूरा हिस्सा है जहाँ पर लंग्स होते हैं, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये जो लंग्स होते हैं, है ना, ये कहाँ पर होते हैं? तो याद रखना, थोरेसिक कैविटी, जिसको चेस्ट बोला जाता है। ठीक है, जिसको चेस्ट वाला हिस्सा बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? थोरेसिक कैविटी होती है जहाँ पर हमारे लंग्स पाए जाते हैं। और इस लंग्स में जो मेम्ब्रेन होती है किस किस चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करती है? तो पहली चीज़ जिससे हमें प्रोटेक्ट कर रही है कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आता है, वो डायरेक्टली हमारे लंग्स के अंदर एंट्री करके हमको सीधा बीमार नहीं कर सकता। पहले वो मेम्ब्रेन ही उसको अंदर नहीं जाने देगी। दूसरा, इसके अंदर जो लिक्विड होता है वह धक्के वगैरह से बचाता है। आपने देखा होगा कोई भी धक्का अगर पानी के साथ आता है ना, तो आगे वाली चीज़ को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, है ना। अगर देखो आपके इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि जैसे घर के आगे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, है ना, और अगर पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो आपके घर को नुकसान पहुंचाने से पहले जो पानी का बहाव होता है ना, वो कोई ना कोई चीज़ उसको रोक देती है। अगर धक्का लगेगा और पानी वाली कोई चीज़ पे धक्का लगेगा, तो जो लिक्विड है वो धक्का अपने ऊपर लेगा, उसके बाद जो सॉरी, उसके बाद जो चीज़ है उसको इतने जल्दी से इफेक्ट नहीं पड़वाएगा, है ना। तो यही होता है, कोई भी धक्का वगैरह लगता है ना, तो ये जो लिक्विड है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा था, ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? उस धक्के को हमारे लंग्स तक पहुंचने से। ठीक है, धक्का हो गया, कोई भी टक्कर वगैरह हो गई जिसे सीधा यहाँ पर जो लगता है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है ये जो लिक्विड होता है। ठीक है, बस याद रखना मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है लंग्स को। ठीक, अब दूसरी चीज क्या, ये जो ये जो लेफ्ट वाला लंग होता है ना, थोड़ा सा ये थोड़ा सा इस तरीके से होता है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर इन दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस खाली आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस आपको खाली दिख रहा है, इस स्पेस को भी कुछ ना कुछ कहा जाता है भाई। दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है ना, इस स्पेस को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है मेडियस्टर्नम। मेडियस्टर्नम पहले खींची हुई है। मेडियस्टर्नम, ये क्या है? मेडियस्टर्नम। ठीक है, ये क्या है? मेडियस्टर्नम। तो दोनों लंग्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है ना, इसको बोलते हैं मेडियस्टर्नम। और हमारा जो हार्ट होता है, तो याद रखना हमारा जो हार्ट होता है ना, वो यहीं पर होता है। इसकी फेक, मैंने इसकी शेप बना दी है फेक। फेक मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसकी रियल जो शेप होती है हार्ट की, मैंने बताया था फिस्ट शेप में होता है ना। तो ये फेक शेप बनाकर मैंने बस आपको ये बता दिया है कि जो हमारा हार्ट होता है ना, वो इसी जगह पर होता है, लेफ्ट लंग में इधर की तरफ ही होता है, जिसको क्या बोला जाता है? मेडियस्टर्नम। ठीक है, जो खाली स्पेस होता है उसको बोला जाता है मेडियस्टर्नम। कार्डियक नोच भी इसको बोला जाता है, वो गुड्ढा सा जो होता है। ठीक है, कार्डियक नोच भी इसको बोला जाता है। थोरेसिक कैविटी, अब एक चीज है, थोरेसिक कैविटी को हिंदी में वृक्षीय या फिर इसको बोला जाता है वृक्षीय गुहा। याद रखना, थोरेसिक कैविटी को बोला जाता है वृक्षीय गुहा। ठीक, तो जो हमारे फेफड़े होते हैं
वो कौन सी कैविटी में होते हैं? थोरैसिक कैविटी में होते हैं। ठीक है, बकल कैविटी माउथ कैविटी को बोला जाता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? चलिए, ये रहा, यहाँ से हमने बहुत सारी चीजें करी है। ठीक है, अब फिर से एक और डायग्राम बनाते हैं। अब वो किस चीज के लिए? तो अब हम बात करेंगे लंग्स की। ठीक, ये है लंग्स। क्योंकि उस बोर्ड पर अब जगह नहीं थी ना, तो अब इस पे बात करते हैं। देखो, गड़बड़ गड़बड़। ठीक, ये है लंग्स। ठीक, कुछ अलग ही बन रहे हैं, इसको और क्लियर तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियर बनाना इसलिए ज़रूरी है भाई, क्योंकि समझ में आएगा तभी, जब तक आपको क्लियर दिखेगा नहीं। इसको इस तरीके से क्लियर बना देते हैं, थोड़ा खुला खुला, है ना, वो शायद थोड़ा अलग लग रहा था, इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर होती है बलून लाइक स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये है बलून लाइक स्ट्रक्चर। देखो, ये क्या था हमारा? ट्रैकिया। ये क्या था हमारा? ट्रैकिया, यानी कि हमारी श्वास नली। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला। ये जो ट्रैकिया है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये वाला पार्ट जो मैं येलो कलर से बना रही हूँ, है ना, और एक ये वाला पार्ट। ऊपर ये ट्रैकिया आ रहा था और आते आते दो पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट वाले फेफड़े में और लेफ्ट वाले फेफड़े में। ठीक है, तो ट्रैकिया जैसे ही दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद ये वाला जो हिस्सा है ट्रैकिया का, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है ब्रोंकी। इसको बोला जाता है ब्रोंकी। इसको बोला जाता है ब्रोंकी। इसको क्या बोला जाता है भाई? ब्रोंकी। ठीक, जैसे ही ब्रोंकी आगे बढ़ता है तो ब्रोंकी के और हिस्से हो जाते हैं। वो कौन सा वाला पार्ट है? वो देखो, ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ। ठीक है, ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, ये ब्रोंकी के ही आगे जाके हिस्से हो गए, है ना। तो ये जो ब्रोंकी के आगे जाके हिस्से हो गए हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ब्रोंक्यूलस। इसी को बोला जाता है ब्रोंक्यूलस। इसी को बोला जाता है ब्रोंक्यूलस। ठीक, अब ब्रोंक्यूलस आगे जाकर और छोटे हिस्से में डिवाइड हो जाता है, जिसको मैं पिंक कलर से बना रही हूँ, जिसको मैंने पिंक कलर से बनाया है। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको बोला जाता है एल्वियोले। इनको क्या बोला जाता है? एल्वियोली। और हिंदी में इसको बोला जाता है कूपिका, वायु कूपिका। ठीक है, अब आप पूछोगे ब्रोंकाई और ब्रोंकाइलस, ब्रोंक्यूलस को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो याद रखना, इनको वायु कोष्ठ बोला जाता है। इनको बोला जाता है वायु कोष्ठ, दोनों को ही।
इनको बोला जाता है वायु कोष्ठ, दोनों को वायु कोष्ठ बोला जाता है। ये दोनों ही वायु कोष्ठ होते हैं। ये ब्रोंकी और ब्रोंकी के आगे जाके पार्ट होते हैं उसको बोला जाता है ब्रोंक्यूलस, ठीक है। और ब्रोंक्यूलस के आगे जाके जो पार्ट बनते हैं उसको बोला जाता है एल्वियोलिस। एल्वियोलिस सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे लंग्स की, इसीलिए इस एल्वियोली को क्या बोला जाता है, इसीलिए इस एल्वियोलिस को क्या बोला जाता है, इस एल्वियोली को बोला जाता है सेल ऑफ लंग्स, सेल ऑफ लंग्स, ठीक है। इस एल्वियोली को क्या बोला जाता है, सेल ऑफ लंग्स कहा जाता है। क्लियर है? अभी तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना, अभी तक बहुत आराम से बहुत सिंपल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत इजी तरीके से। अब देखो आपको यहाँ पर याद क्या करना है या फिर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया यानी कि प्राथमिक विभाजन किसका, श्वास नलिका। श्वास नलिका प्राथमिक विभाजन किस फॉर्म में हुआ, तो किस फॉर्म में हुआ, ब्रोंकी के फॉर्म में हुआ। किसमें हुआ भाई, ब्रोंकी के फॉर्म में हुआ, ठीक, ब्रोंकी के फॉर्म में हुआ। क्लियर है? यहाँ पे सेकंड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, सेकंड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया यानी कि द्वितीय द्वितीय विभाजन, ये किस फॉर्म में हुआ। अब देखो ट्रैकिया का पहला डिवीजन तो ब्रोंकी की फॉर्म में और दूसरा डिवीजन ब्रोंक्यूलस के फॉर्म में हुआ, लेकिन ये जो ब्रोंक्यूलस है ये ट्रैकिया का दूसरा विभाजन है, लेकिन ये हुआ किसका है, ब्रोंकी का हुआ है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकी यानी कि प्राथमिक डिवीजन, प्राथमिक विभाजन किसका, ब्रोंकी का, है ना। वो क्या है, तो वो है हमारा ब्रोंक्यूलस, वो क्या है हमारा ब्रोंक्यूलस। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हम लिख क्या रहे हैं पढ़ क्या रहे हैं। देखो जब ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुई है ना, ये ट्रैकिया थी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो जैसे ये दो पार्ट में डिवाइड हुई ट्रैकिया का पहली बार विभाजन हुआ ब्रोंकी के फॉर्म में, ठीक है, ट्रैकिया का ब्रोंकी के फॉर्म में डिवीजन हो गया। अब इस ब्रोंकी का पहली बार डिवीजन हुआ ब्रोंक्यूलस के फॉर्म में, ब्रोंकी का पहला है लेकिन ट्रैकिया का तो दूसरा है, ठीक। अब यहां पर आएगा प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूलस। इस ब्रोंक्यूलस यानी कि ग्रीन वाले पार्ट का पहला डिवीजन ये, या फिर सेकंड डिवीजन ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकी का सेकंड डिवीजन। ब्रोंकी क्या है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से का पहला डिवीजन तो ये था, दूसरा डिवीजन ये हुआ, ठीक है। और थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया का थर्ड डिवीजन क्या होता है, तो ये लास्ट वाला हिस्सा होता है, वो है आपका एल्वियोले यानी कि कूपिका। ये तीन चार चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया यानी कि ट्रैकिया का तीसरा वाला हिस्सा, ट्रैकिया का पहला हिस्सा ब्रोंकी, दूसरा हिस्सा ब्रोंक्यूलस, तीसरा हिस्सा एल्वियोली। ब्रोंकी का दूसरा एल्वियोली क्योंकि ब्रोंकी का पहला है एल्वियोलस, एल्वियोलिस का पहला एल्वियोलिस, ठीक है। इस तरीके से ये डिवीजन चले हैं हमारे। क्लियर है?
इस तरीके से हमारे डिवीजन चले हैं भाई। क्लियर हुआ? ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब हमने इतना तो पढ़ लिया है ना, लंग्स के बारे में पढ़ लिया हमने, हमने ब्रोंकी ब्रोंकुलस के बारे में पढ़ लिया। अब ये एल्वियोलिस क्या होते हैं? एल्वियोलिस क्या होते हैं? देखो, एल्वियोलिस होते हैं गुब्बारे की फॉर्म के स्ट्रक्चर होते हैं। एल्वियोलिस क्या होते हैं? गुब्बारे की फॉर्म के स्ट्रक्चर होते हैं। देखो यहाँ पर देख, समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है हमारा? ये है हमारा ट्रैकिया। हाँ, हवा अंदर आई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई ब्रोंकी के फॉर्म में। ब्रोंकी से फिर ये गए ब्रोंक्यूलस में, और ब्रोंक्यूलस के बाद ये लास्ट में आ गए एल्वियोलिस में। ठीक है। देखो ये जो मेन, ये वाली जो लाइन है दो पार्ट में जो डिवाइड है, ये क्या है? ये है ब्रोंकी। और जब ये वाली पार्ट आगे जाकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो ये क्या है? ब्रोंक्यूलस। और ये जो पिंक कलर के गुब्बारे से, मतलब फ्लावर से आपको दिख रहे हैं, ये क्या है आपके? एल्वियोलिस। ये है आपकी एल्वियोलिस यानी कि कुपिका। ये क्या है? हमारी कुपिका। तो देखो ये किस फॉर्म में होती है? ऐसे जब हवा आती है तो ये फूल जाती है, जब हवा आती है तो ये फूल जाती है। ठीक है। एल्वियोलिस को छोड़ के पहले अब हम ये देखते हैं ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट क्या है, क्योंकि जैसे ब्रीथ इन करेंगे हम लोग तो ये एल्वियोलिस के अंदर हवा भर जाती है, क्योंकि जो हवा है वो लंग्स में गई, लंग्स से एल्वियोलिस में गई तो वो फूल गई। ठीक है। फूलने से क्या होते हैं? जो हमारे लंग्स होते हैं ना वो फैल जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? वो फैल जाते हैं। तो जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं तो ट्रैकिया से हवा अंदर आई, हवा लंग्स में गई, है ना। ये हवा कहाँ गई? लंग्स में गई, लंग्स में जाकर एल्वियोलिस तक पहुंच गई। एल्वियोलिस तक जैसी पहुंची तो ये जो हमारे लंग्स होते हैं थोड़े स्प्रेड हो जाते हैं, यानी कि थोड़े से फैल जाते हैं। ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है इनहेलेशन। इसी को बोला जाता है इनहेलेशन, यानी कि सांस अंदर लेना। इससे क्या होता है? देखो, हमारे फेफड़ों के नीचे एक और ऑर्गन होता है जिसको बोला जाता है डायफ्राम। जिसको बोला जाता है क्या? डायफ्राम। जिसको बोला जाता है डायफ्राम। ठीक। अब ये क्या करता है? जैसे ये फैल जाते हैं तो डायफ्राम थोड़ा नीचे की तरफ हो जाता है। जब हमारे लंग्स फैलते हैं ना तो डायफ्राम थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं, यानी कि जब हम हवा बाहर फेंक रहे हैं, तो हमारे जो लंग्स हैं वो थोड़े से सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ जाते हैं तो जो डायफ्राम है ना ये पूरा इस फॉर्म में आ जाता है, थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाता है। एक्चुअल में जो डायफ्राम होता है ना, ये जो डायफ्राम होता है इसकी जो शेप होती है ये होती है डॉम शेप। ये होती है आपकी डॉम शेप। डॉम ऐसे वाली जो शेप होती है, गुंबद वाली जो शेप होती है, इस तरीके से ये वाली जो शेप होती है, डायफ्राम इस शेप में होता है। ठीक है। तो जैसी सांस लेते हैं ना तो ये थोड़ा नीचे की तरफ हो जाता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और जब सांस हम छोड़ते हैं तो ये फिर से ऊपर की तरफ हो जाता है, अपनी शेप में आ जाता है जैसे ये होता है। ठीक है। क्लियर है? अब देखो, जहां हम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ थे? ये वाला नहीं, के बाद वाला भी कुछ लिया था हमने। ये जो एल्वियोलिस होती हैं इसके अंदर क्या होता है? CO2 आउट होता है। CO2 आउट हो जाता है और O2 जो होता है वो इन हो जाता है। CO2 आउट हो जाता है और O2 क्या हो जाता है? इन होता है। अब किस प्रोसेस से या कैसे होता है ये सब चीजें, ये हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इसका एक डायग्राम में इधर की तरफ बनाती हूँ, देखो इस तरीके से। ठीक। ये एक एल्वियोलिस है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि एक एल्वियोली काम कर रही है। मैं एक एल्वियोली के डायग्राम बनाकर आपको बताती हूँ कि एक एल्वियोलिस कैसे काम करती है। और ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स होते हैं उसके अंदर कितनी एल्वियोलिस होती हैं? तो मिलियंस में होती हैं। किस में होती हैं? मिलियंस में होती हैं भाई। दोनों लंग्स में मिलाकर मिलियंस में होती हैं, एक लंग्स में भी मिलियन में ही होती है, तो दोनों को मिलाकर तो कई मिलियंस हो गए, है ना। तो मिलियंस में होती है हमारी ये एल्वियोलिस, और एक एल्वियोलिस जो काम करती है वही एल्वियोलिस मिलियंस वाली करती है ना। हम एक एल्वियोलिस का काम करते हैं, वही सारा काम मिलियंस वाली सेम करती है। एक एल्वियोलिस क्या करती है? देखो ध्यान से समझना।
ये क्या है? ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती थी? हमारा इम्प्योर ब्लड, ये कलर दिख ही नहीं रहा है इसमें, सेम ही कलर ले लिया। ये क्या है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती है? इम्प्योर ब्लड कैरी करती है ना। ये क्या करती है? इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। अगर इम्प्योर ब्लड कैरी किया है, अगर इम्प्योर ब्लड कैरी किया है तो इसके अंदर CO2 का अमाउंट क्या है? ज़्यादा है और O2 का अमाउंट कम है। इम्प्योर ब्लड तो वही होता है जिसके अंदर CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है और O2 का अमाउंट कम होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये इसके अंदर आई, यहाँ पर क्या है? CO2 का अमाउंट ज़्यादा है और O2 का अमाउंट कम है। ठीक, यहाँ है हमारी क्या? ट्रैकिया। यहाँ है हमारी ट्रैकिया। ठीक, ये है हमारी ट्रैकिया। ये है हमारी ट्रैकिया। हमने सांस ली और जब हम सांस ले रहे हैं तो यहाँ पर O2 का अमाउंट ज़्यादा है और CO2 का अमाउंट कम होता है। सांस लेने का मतलब है जब हम एयर अंदर लेते हैं तो उसके अंदर O2 का अमाउंट ज़्यादा होता है और CO2 का अमाउंट कम होता है ना। तो देखो ब्लड के अंदर जो CO2 O2 है उसके अंदर CO2 ज़्यादा है क्योंकि इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है, हार्ट से लंग्स में आता है। कौन लेकर आता है? पल्मोनरी आर्टरी लेकर आती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पे CO2 का अमाउंट कम है और O2 का अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर दो गैसेज हैं, देखो O2 और CO2 दो गैसेज हैं, है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेज हैं। यहाँ पर डिफ्यूजन मेथड के थ्रू, डिफ्यूजन मेथड के थ्रू या डिफ्यूजन प्रोसेस समझ लो, मेथड तो खैर नहीं बोलेंगे इसको, प्रोसेस, प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? ये जो CO2 है ये ऊपर की तरफ जाती है और ये जो O2 है ये नीचे की तरफ आती है। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है ये डिफ्यूजन जी? ये तो हमें पता ही नहीं है। आपने तो लिख दिया डिफ्यूजन है, लेकिन डिफ्यूजन होता क्या है? देखो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? जो हाई गैसेस होती हैं, हाई मॉलिक्यूल्स वाली जो गैस होती हैं, ये किसकी तरफ जाती हैं? लो की तरफ जाती हैं, लो प्रेशर की तरफ जाती है ना। हाई प्रेशर वाली जो गैस होती हैं ये किसकी तरफ जाती है? लो प्रेशर गैस की तरफ जाती है। अब यहाँ पे CO2 ज़्यादा था, यहाँ पर CO2 कम था, तो ज़्यादा CO2 जो है वो कम वाले की तरफ जाएगा, मैंने यही बोला, तो वो ऊपर की तरफ गया। ठीक, यहाँ पर O2 का अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पर O2 का अमाउंट कम है, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर कहाँ है? O2 जहाँ पर ज़्यादा होगा, कम प्रेशर वो है जहाँ पर O2 कम है, तो ये O2 जो है वो कम प्रेशर वाली की तरफ आएगी, है ना। ज़्यादा मॉलिक्यूल CO2 के जहाँ पर है वो कम की तरफ जाएंगे और ज़्यादा वाले O2 वाले कम की तरफ आएंगे, तो नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है? CO2 आउट हो जाती है, ठीक, और O2 जो है वो इन आती है। जब O2 इन आता, जब O2 इसके अंदर आती है, CO2 आउट हो जाती है, तो उसके बाद ये जो ब्लड है वो कहाँ जाता है? किसके साथ? देखो ये है हमारी पल्मोनरी वेन्स, ये है हमारी पल्मोनरी वेन्स, जिसके अंदर क्या होता है? प्योर ब्लड होता है, जो फिर से हार्ट में जाता है। प्योर ब्लड के अंदर O2 का अमाउंट ज़्यादा होता है और CO2 का अमाउंट बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता कि CO2 बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत कम होती है, उसके अंदर O2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है? देखिए इसी को बोला जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस प्रोसेस के थ्रू जो गैस है वो ट्रांसपोर्ट होती है? डिफ्यूजन मेथड के थ्रू। डिफ्यूजन मेथड क्या होता है? तो डिफ्यूजन मेथड वो होता है जो हाई प्रेशर वाली गैसेस होती हैं वो लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होता है? O2 जो है वो ज़्यादा प्रेशर वाला ऑलरेडी है, तो वो कम जहाँ से आ रहा है उधर की तरफ गया, तो ऊपर की तरफ गया। ट्रैकिया से हो तो वो तो बाहर ही चला जाएगा फिर, है ना। और जो ट्रैकिया से आ रही है उसके अंदर O2 ज़्यादा है, O2 ज़्यादा है तो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर कम की तरफ जाएगा, है ना, हाई प्रेशर कम की तरफ जाएगा, तो वो O2 अंदर ही रह जाती है। अंदर ही रह जाएगी तो इसका मतलब फिर वो प्योर ब्लड के साथ पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होते हुए हमारी सारी सेल्स के पास चली जाएगी। सेल्स के पास जाएगी तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, हमारी सेल्स को एनर्जी मिलेगी। क्लियर है? ये था आपका रेस्पिरेशन, मेन चीज़ आपकी रेस्पिरेशन
ये यहीं पर ख़त्म होती है। कुछ एक दो चीज़ें और हैं वो हम लोग करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो